ऊतकों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यूज का कैसे ग्रुप होता है, उसका कैसे समूहीकरण होता है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमने पढ़ा कि समय समय पर वैज्ञानिकों ने पादप व जंतु ऊतकों का अध्ययन किया। इसे विस्तृत अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने समूहीकरण की प्रक्रिया की सहायता ली, ठीक है। तो हमने देखा समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए, दोनों ने पौधों के क्या बोलते हैं ऊतकों, जंतुओं के ऊतकों के बारे में पढ़ा और क्या बोलते हैं विस्तृत से समझाने का भी कोशिश किया, ठीक है। और फिर क्या किया, और अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे समूह में बांट दिया, ठीक है। किसका सहारा लिया, समूहीकरण का, ठीक है, ग्रुपिंग का उन्होंने क्या लिया, सहायता लिया। इसमें उन्होंने ऊतकों के कार्यों, स्थिति, संगठन, व्यवस्था, विभाजन क्षमता आदि गुणों का आधार बनाया। जब उन्होंने समूहीकरण किया है ना, ग्रुप बनाया किसका, ऊतकों का, तो उन्होंने क्या किया, किस किस का आधार बनाया। सबसे पहले कि उसका कार्य क्या होता है, जैसे पहले भी पता है अगर जो ऊतक अलग आकार के हैं, अलग आकृति के हैं, तो उसका कार्य भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कार्य को आधार बनाया, स्थिति कौन सी स्थिति में है, वो संगठित है ना, कैसा उसका ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवस्था कैसी है, विभाजन की क्षमता कैसी है, वो विभाजित होगा नहीं होगा, ठीक है। ये सारे गुण को उन्होंने आधार बनाया और फिर क्या कर दिया, उससे समूहीकरण कर दिया। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम पादप व जंतु ऊतकों को एक साथ समूहीकृत ना करके अलग अलग समूहीकृत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम पादप का भी पढ़ लेंगे, जंतुओं का एक साथ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग क्या करेंगे, समूहीकृत करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, पादप का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पादप को किस प्रकार से समूहीकृत किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पादप ऊतक, ठीक है। पादप ऊतक अलग अलग होंगे, सबसे पहले हमने उसे हेडिंग रखा। अब उसका आधार क्या बनाया, विभाजन व विभेदन के आधार पर, है ना, कि वो विभाजन कैसे करता है, उसके आधार पे हमने क्या किया, उसको आधार बनाया। तो उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहले क्या है आपका प्रविभाजी ऊतक, दूसरा क्या है आपका स्थायी ऊतक, ठीक है। दो में बांटा है ना, क्या, प्रविभाजी ऊतक और दूसरा क्या है आपका स्थायी ऊतक। यहाँ पर टेम्पररी आपका क्या रहता है, टिश्यूज है, वो क्या है, परमानेंट टिश्यूज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविभाजी ऊतक आप किसको कहेंगे, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। प्रविभाजी मतलब क्या है, आपका जो क्या करेगा, आपका जो विभाजित होता रहेगा, ठीक है, क्या होता रहेगा, वो जो क्षमता है विभाजित होने की वो होता रहेगा। उदाहरण तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको तना में के जो सिरे रहेंगे और जड़ के सिरे रहेंगे उसमें। फिर आता है स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक किससे कहेंगे, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं या बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया विभाजन की क्षमता नहीं होगी या तो फिर बहुत कम होगी, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ही खत्म है, ठीक है, ये मे बी वाला है। क्लियर इतना। तो हमने क्या किया है, दो बाटा है जो हमेशा की तरह क्या होते रहेंगे, विभाजित होते रहेंगे। एक क्या रहेंगे, हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है। तो अब इसको क्या किया, जो स्थायी ऊतक है उसको फिर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मतलब ग्रुप में डिवाइड किया। कैसे, संगठन के आधार पर विभाजन। हमने क्या कर दिया, संगठन सरल है जटिल है उसके आधार पर हमने क्या किया, उसे फिर से विभाजित कर दिया। तो वो दो ग्रुप में बटे, सबसे पहले आपका सरल ऊतक में, फिर क्या आ गया आपका जटिल ऊतक में, ठीक है। तो पहले सरल वाला देख लेते हैं, कौन सा देखेंगे हम, सरल वाला देखते हैं। तो सरल ऊतक क्या है आपका, इन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर हम देखें तो सरल ऊतक क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिकाओं का हमको समूह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम सरल ऊतक भी देखेंगे तो वो फिर से क्या हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। क्या, किसके आधार पर रखा हमने, स्थिति व कार्य के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देते जाइए, सबसे पहले हमने विभाजन के दौर पे किया, एक होता है प्रविभाजी, फिर होता है स्थायी। स्थायी को हमने संगठन पे किया, सरल और जटिल। सरल को हम क्या कर रहे हैं, उसके कार्य के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम स्थिति व कार्य के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। तो पहला क्या है आपका त्वचीय ऊतक, ठीक है, कौन सी स्थिति में है, त्वचा में है, भरण ऊतक। तो त्वचीय ऊतक में क्या हो जाएगा, पौधे के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण व सुरक्षा का कार्य, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी पौधे का क्या रहेगा, बाहरी हिस्सा देखेंगे, चाहे तना का हो, पत्ती का हो, तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा आपका त्वचीय ऊतक कहलाएगा। प्लस उसका कार्य क्या रहेगा, क्योंकि वो बाहर में है तो वो हमेशा क्या करेगा, आपका सुरक्षा ही प्रदान करेगा। फिर आता है भरण। तो भरण ऊतक क्या है, पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण व अन्य ऊतकों का व्यवस्थित करने में मदद करने का कार्य। सबसे पहले तो जो निर्माण करने का काम करेगा, ठीक है। भरण ऊतक मतलब क्या हो जाएगा, जो निर्माण करने में काम करेगा, प्लस उसको व्यवस्थित करने में भी क्या
क्या करेगा, मदद करेगा, वही क्या हो जाएगा आपका भरण। ठीक है, फिर आते हैं जटिल में, जो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड, जैसे आप जान सकते हैं जैसे कि संवहन ऊतक। ठीक है, जैसे जालम और फॉलम। इन ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाएं थी, इसमें एक से अधिक, मतलब कि आप जालम देखेंगे तो 4 टाइप के आपको जालम देखेंगे मिलेंगे, फॉलम आप देखेंगे तो 4 टाइप के आपको फॉलम देखने को मिल जाएंगे, है ना। मतलब कि उसका अगर हम टाइप देखें तो एक कोशिका का नहीं है, 4 टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्थिति व कार्य के आधार पर 2 किया, एक जालम हो जाता है आपका, ठीक है, आपका क्या होता है, जाइलम हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, फॉलम। तो देखिए जालम क्या करता है, पानी व खनिज लवणों का संवहन करता है, जबकि ये क्या करता है, आपका खाने को क्या करता है, एक से इधर लेके जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, रिकेप करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने पादप ऊतक लिया, पादप ऊतकों को क्या किया, हमने विभाजन पे उसको रखा। ठीक है, तो कैसे विभाजित करते हैं, एक तो क्या होगा, हमेशा विभाजित होता रहेगा तो उसको प्रविभाज्य रखा, जो स्थायी है, जो कि होगा नहीं होगा उस पर, तो फिर जो प्रविभाज्य है उसको भी हमने क्या किया, क्या बोलते हैं, हटा दिया। ठीक है, वो हमेशा करते रहेगा। फिर स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक को उसके संगठन के हिसाब से 2 रखा, एक सरल रखा, एक जटिल रखा। तो सरल को हमने क्या किया, उसकी स्थिति और कार्य के हिसाब से फिर से 2 पार्ट में बांट दिया। पहला त्वचीय, फिर हो गया भरण। ठीक है, त्वचीय जो बाहर में रहेगा रक्षा करेगा, भरण जो क्या करेगा, विभिन्न भागों का क्या करेगा, निर्माण करने में मदद करेगा, और क्या बोलते हैं, अन्य ऊतकों की व्यवस्थित कार्य में भी मदद करेगा। जबकि जटिल क्या रहता है, इसमें सिर्फ एक कोशिकाएं पाई जाती है, सरल में इसमें क्या रहते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने बोला था, है ना, कि आपका क्या रहता है, फॉलम, फॉलम रहेगा तो आपका फॉलन पैरेन्काइमा, फॉलन आपका क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ऐसे करके, है ना, अलग अलग आपको क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्या अधिक प्रकार की कोशिकाएं। तो वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फॉलम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने पादप के ऊतकों का विभाजन किया है, समूहीकरण किया है। ठीक है, तो चलिए इसका एक बार डायग्राम देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए पौधे में आपको पैरेन्काइमा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम वैज्ञानिक के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हमें ऊतक के बारे में पता चला, तो पैरेन्काइमा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका क्या है, स्कैलेन्काइमा है ये, आपका क्या है, आपका कॉलेन्काइमा है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है आपका पैरेन्काइमा, स्कैलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। क्लियर इतना, क्या क्या है आपका पैरन, कॉलन और आपका क्या है स्कैलन, जो किस में आएगा, आपका भरण में क्या आता है, आएगा। ठीक है, ये भरण ऊतक के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, आपका भरण ऊतक के अंदर क्या क्या रहेगा, आपका स्कैलन, पैरन एंड कॉलेन्काइमा। क्लियर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम, जाइलम आप देख सकते हैं क्योंकि ये पानी क्या करता है, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर लेके जाता है जड़ से पूरे पौधे में, तो आप देख सकते हैं कि उसका बहाव कैसे है, ऊपर की ओर है। ठीक है, जबकि फॉलम खाना पत्तियों से लेके जाता है, तो ये देख सकते हैं, और इसका आप अरेंजमेंट देखिए, पूरा ही क्या है आपका अलग है, ये कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये है ना, ये क्या है आपका जालम, हमने पढ़ा था ना वो जटिल है और एक से अधिक आपको कोशिकाएं देखने को मिल जाएगा। ये देखिए वाहिका, जालम, पैरेन्काइमा, ट्रैकियार्ड, ये किसका है, आपका जालम। तो ये जालम है जो आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका फॉलम, चालिनी नलिका, ठीक है, सीव ट्यूब्स, फॉलम, पैरेन्काइमा, इस प्रकार से जो क्या रहता है, फॉलम का क्या रहेगा, आपका कोशिकाएं रहते हैं, और यही सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, फॉलम ऊतक बनाते हैं, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका जालम। तो ये कैसा हो गया, जटिल हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैसे पादप आपका क्या हुआ है, ऊतक चेंज हुआ है। ठीक है, प्रविभाजी ऊतक वह स्थायी ऊतक, 2 भिन्न भिन्न ऊतक न होकर कोशिकाओं की व्यवस्था के अलग अलग समय के निरूपण है। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, प्रविभाज्य और स्थायी, तो स्थायी में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जा रहा है आपका भरण ऊतक, और भरण ऊतक में क्या आता है आपका स्कैलेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। यहाँ पर आप जब देखेंगे ना तो पैरेन्काइमा और जो आपका स्कैलेन्काइमा है वो क्या होता है, वो भी थोड़ा बहुत विभाजन करते हैं। ठीक है, तो विभाजन करते हैं तो उसमें किस में रखना चाहिए था, आपका प्रविभाजित में रखना चाहिए था, पर उसमें हमने नहीं रखा, बल्कि हमने उसको किस में रखा है, स्थायी ऊतक में रखा है। ठीक है, किसे रखा है, स्कैलेन्काइमा और पैरेन्काइमा को।
जबकि उसको किस में रखना चाहिए था, प्रविभाजी में। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रविभाजित ऊतक व स्थायी ऊतक दो भिन्न भिन्न ऊतक ना होकर, अलग अलग ऊतक ना होकर क्या है, कोशिकाओं की व्यवस्था के अलग अलग समय के निरूपण है, क्योंकि वो क्या है, व्यवस्था अलग अलग है, समय समय हमको अलग अलग चाहिए रहता है, इसलिए वो क्या है, अलग अलग समय के निरूपण है। इसी कारण इन दोनों के मध्य की स्थितियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक ही हैं, बस अलग अलग निरूपण है, इसलिए उनमें क्या रहता है, दोनों की जो मध्य स्थितियां हैं वो भी क्या है, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जंतु पादप के बारे में, जंतु क्या करेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जंतु ऊतक को देखते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम जंतु ऊतक, तो उसको हमने क्या किया है, पहले कार्यों के आधार पर, किस पे बांटा है, आपके कार्यों के आधार पर हमने इसे बांट दिया है, ठीक। तो 4 भाग में हमने बांटा है। सबसे पहले क्या है आपका, शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने का कार्य, ठीक है। जैसे क्या करेगा, शरीर में जितने भी अंग होते हैं उसको बचाने का, रक्षा करने का काम कौन सा करेगा, आपका त्वचीय ऊतक। कौन करेगा, आपका त्वचीय ऊतक, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा देने का कार्य, ठीक है। सबका करेंगे, विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे, उसे जोड़ने का कौन सा काम करेंगे, जोड़ने वाला आ गया, वहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, संयोजी ऊतक, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य, ठीक है, गति देने का कार्य को हम क्या कहेंगे, पेशीय ऊतक। शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदना व उद्दीपनों का संवहन करने का कार्य, तंत्रिका ऊतक, ठीक है, जो रक्षा करेगा। सिंपल सा चलते हैं, ठीक है। जंतु ऊतक कार्य के आधार पर हमने उसे बांटा। सबसे पहले जो रक्षा करेगा, त्वचीय, ठीक है, जो हमारा क्या करेगा, आधार बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका आधार निर्माण करेगा, जोड़ने का काम करेगा, सहारा देने का काम करेगा, उसे संयोजी ऊतक कहेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, जो हमारे जो संवेदना है उसे करता है, उसे तंत्रिका कहेंगे। और फिर एक और क्या बच गया, जो हमारे शरीर के विभिन्न क्या बोलते हैं, मूवमेंट में, गति में हेल्प करेगा, उसे हम क्या करेंगे, पेशीय ऊतक कहेंगे। तो यहाँ पर 2 ठोक छूट जाता है, पहला आपका त्वचीय ऊतक, ठीक है। तो त्वचीय ऊतक में क्या रहता है आपका, त्वचा, मुंह की आंतरिक सतह, रक्त वाहिनियों के किनारों, फेफड़ों की वायु, कुपिकाओं व वृक्क की नलिकाओं में पाए जाने वाला ऊतक, ठीक है। क्योंकि ये रक्षा कर रहा है तो उसके तो प्रोटेक्शन का काम है, वो तो रक्षा करेगा, तो इस जगह में वो क्या करेगा, आपका रक्षा करने का काम करेगा, ठीक है। तो और क्या है दूसरा आपका, ये देखते हैं, तंत्रिका वाला देखते हैं, ठीक है। तंत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह। अगर आप देखेंगे जो ये तंत्रिका समूह है, आपसे पूरा दिमाग से लेके पूरे शरीर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विभाजित नहीं होता, किसका, तंत्रिका का और आपका त्वचा का, लेकिन जो संयोजी है और जो आपका क्या बोलते हैं, पेशी है, वो क्या है आपका फिर से आगे विभाजित हुआ है। तो चलिए संयोजी ऊतक देखते हैं। तो संयोजी ऊतक भी जो है आपका 4 में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या है आपका, अंतराली ऊतक, ठीक है। कौन सा आपका, अंतराली ऊतक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल ऊतक भी कहते हैं, ठीक है, जो क्या रहता है, आंतरिक अंगों का सहारा देने का कार्य करता है। जब आंतरालिक ऊतक है, इसका मतलब यह है कि वो आंतरिक जो आपका अंग रहते हैं उसको सहारा देगा। तो अंतरंगों, पेशियां, त्वचा के मध्य, रक्त वाहिनियां है ना, ये सारी चीज़ों में क्या रहता है, वो सहारा देता है, ठीक है। अगर हम वस्य ऊतक बोले तो क्या है, मतलब कि आपका वसा है ना, फैट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव व झटकों से रक्षा करता है। क्योंकि ये वसा क्या करेगा, जो भी हमारे शरीर में ताप है उसको क्या करेगा, नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है। जो क्या रहेगा, त्वचा के नीचे पाया जाता है, जस्ट आपका क्या रहता है, त्वचा के नीचे उसमें पाया जाएगा, ठीक है। फिर आता है तरल ऊतक, जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं। शरीर के तापमान पर नियंत्रण, ऑक्सीजन व आपका कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, शरीर को रोगों से सुरक्षा, ये सारे किसके काम रहते हैं, तरल ऊतक के काम रहते हैं, जिसको फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है रक्त, एक है दूसरा लसिका, ठीक है। फिर आता है आपका कंकालीय ऊतक। कंकालीय ऊतक में क्या आ जाएगा, आपका शरीर का ढांचा बनाना, सुरक्षा तथा गति में सहायता करना, ठीक है। ये किस में आता है, आपका संयोजी ऊतक में आएगा। जैसे कंकालीय स्केलेटन, वो भी 2 टाइप का होता है। पहला आपका क्या है,
है अस्थि जिसे हम बोलते हैं बोन, फिर आता है उपस्थि जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कार्टिलेज का काम क्या होता है, देखिए ये दो बोन के बीच, दो अस्थि के बीच क्या रहता है आपका उपस्थि पाया जाता है, और वो क्या करता है जो घर्षण है उसको क्या करता है कम करने का काम करता है। तो आई होप कि आपको कोई भी इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यू वर्ड है तो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर हम देख रहे थे कि इसका संयोजिक ऊतक। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक को भी क्या कर दिया गया है, आपका 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला है आपका क्या, रेखित पेशिया और अरेखित पेशिया, हृदय पेशिया। ठीक है, तो रेखित पेशिया क्या होता है, हाथ पैर गर्दन आदि से जुड़ी पेशियों जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे मसल जो क्या करेंगे हमारे इच्छा अनुसार, जैसे आपका हाथ हो गया, जब आपको हिलाना है आपकी इच्छा अनुसार, नहीं हिलाना है नहीं हिलाओगे, तो वो किस में आ जाता है आपका रेखित पेशिया, है ना। फिर आता है आपका अरेखित पेशिया जो आपका क्या रहेगा, जो आपके बिना मर्जी के काम करते रहेगा, जैसे कि आपका क्या हार्ट बीट है ना, पंप होना, सांस लेना सांस छोड़ना, वो आपको पता भी नहीं चलता और ये कार्य क्या होता है होता रहता है। तो वो क्या हो जाता है आपका अरेखित पेशिया। आहार नली, श्वसन नली, रक्त वाहिनियाँ आदि में पाई जाती है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। आप चाहोगे रोकना तो रोक सकते हो, बट वो ज़्यादा टाइम तक आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, फिर आता है आपका हृदय पेशी। हृदय में पाई जाती है, जीवन पर्याप्त कार्य करती है। ठीक है, वो कहाँ पर जाएगी, हृदय पेशी, मतलब कि हृदय में वो पाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार क्विक रिकैप करते हैं ताकि आपको क्या हो, ईजी क्या हो जाए, याद आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जंतु ऊतक को चार कार्य के आधार पे 4 में बांट दिया। सबसे पहले त्वचीय। त्वचीय क्या करेगा, आपका जो भी रक्षा करता है ना वो क्या रहेगा, आपका त्वचीय रहेगा। फिर आता है आपका क्या, संयोजी, जो क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। फिर आता है आपका पेशीय। पेशीय मतलब हो जाता है क्या, आपका जो भी गति करने में जो आपका मदद करेगा वो। फिर आता है आपका तंत्रिका, जो भी आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ कान में जा रहा है, फिर दिमाग में जा रहा है ना, आपको समझ आ रहा है, वो सारे किसकी वजह से होते हैं, आपके तंत्रिका ऊतक के वजह से होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका रक्षा करने वाला त्वचीय और तंत्रिका ऊतक है उसको हम और विभाजित नहीं करेंगे, लेकिन किसे विभाजित करेंगे, आपका पेशिया को जो गति करने में कार्य करता है, और करेंगे आपका क्या, संयोजी को। तो संयोजी को अगर हम करते हैं तो वो 4 में फिर से डिवाइड हो जाता है। पहला क्या होता है, अंतराली, है ना, अंतराली जो क्या करेगा, आंतरिक अंगों को सहारा देने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आता है वसीय ऊतक, जिस क्या करेगा, आपका ताप को मेंटेन करने का काम करेगा, जो कि फिर से डिवाइड हो, ठीक है, ऊतक नहीं हुआ है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम करेगा और त्वचा के नीचे पाया जाता है। फिर आता है तरल। तरल यानी आप समझ गए होंगे पानी वाला, जो क्या रहेगा, 2 टाइप का रहेगा, जो आपका क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाना, आपका क्या बोलते हैं, ब्लड को इधर से उधर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये सारे किस में आ जाते हैं, तरल में आ जाएंगे, जो 2 टाइप में हो जाएंगे। पहला क्या रहेगा आपका रक्त, दूसरा क्या रहेगा आपका लसिका। ठीक है, फिर कंकालीय ऊतक। कंकाल, पहला क्या आ जाएगा आपका, कंकालीय ऊतक भी 2 टाइप में हो जाएगा, ढांचा वाचा बनेगा, है ना। आपका जान रहे हो कि क्या बोलते हैं, जो कंकाल है वो हमारे बॉडी का क्या है, ढांचा, तो ढांचा बनाने का काम कौन कर रहा है, कंकालीय। ठीक है, फिर वो किस में आ जाएगा, अस्थि जिसे हम बोलते हैं बोन, और फिर आता है उपस्थि। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। और देखिएगा 2 बोन के बीच हमेशा आपको क्या मिलेगा, उपस्थि मिलेगा, जो घर्षण को कम करने में मदद करती है। फिर आपका क्या आता है, आई होप कि आपको संयोजी में कोई भी डाउट नहीं है। फिर आता है हम किस पे करेंगे, पेशीय। पेशीय मतलब जो आपका गति करने में काम करेगा, तो 3 टाइप के होंगे। पहला क्या रहेगा आपका रेखित, जो आपको क्या करेगा, अपने हिसाब से आपको चलाना है आप चलाओगे, नहीं चलाना है नहीं। फिर आता है अरेखित, जो आप चाहोगे तो भी वो क्या करेगा, गति करते रहेगा। तीसरा आता है आपका हृदय पेशी, जो क्या रहेगा, आपके हृदय में रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर, तो चलिए आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या है दिया हुआ है, अलग अलग विभिन्न टाइप के आपको ऊतक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपका क्या है, ये है ना, ये हमारा क्या रहेगा, रेखित पेशिया। जो हमने पेशिया पढ़ा था वो रेखित पेशिया। देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपका हृदय पेशीय ऊतक जो आपके हृदय में रहेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अरेखित पेशिया, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो आपका श्वसन नली, ये सारी चीज़ों में आपको देखने का मिलेगा। ये आपका तंत्रिका ऊतक, ये कुछ इस तरह का जाल तरह पूरा क्या रहेगा, आपका पूरे शरीर में आपका घूमता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सब देखेंगे तो क्या है, आपका इपिथेलियल टिश्यूज बोला है, मतलब ये आपका त्वचीय है। ठीक है, ये आपका क्या है, वसीय है। ठीक है, ये आपका क्या है, रक्त वाला है। ये आपका क्या है,
त्वचीय डर्मल टिश्यूज है, ठीक है। ये क्या है आपका संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यूज है। क्लियर इतना? तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ये सारे क्या है, एक कोशिका नहीं है, ये बहुत सारे कोशिकाओं के समूह है, इसलिए इसे ऊतक बोला गया है। और सबका आप देख सकते हैं कि जो कार्य है वो अलग अलग है, और उसका आप जो संरचना भी देखेंगे तो वो भी क्या है आपका अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो भी हमने पिछले पढ़ा है जो फ्लो चार्ट पे, वही उसका क्या है यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर इतना? चलिए इसे और अच्छे से देखते हैं, शायद आपको यहाँ पर और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए जो अस्थि है ना, अस्थि टिश्यू, बोन टिश्यू मतलब क्या हो जा रहा है आपका अस्थि टिश्यू हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारा है देखिए इस प्रकार से दिख रहा है, वो क्या आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू बोलना है मतलब कि आपका तंत्रिका, ठीक है। ये क्या है आपका, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है एडिपोस वसीय टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये देखिए दो बोन के बीच पाया जा रहा है, तो ये कैसा है आपका उपस्थि है, ठीक है। ये क्या है आपका संयोजी संयोजी ऊतक है। ये आपका मसल टिश्यू है, मतलब कि क्या है आपका जो पेशीय है ना, पेशीय ऊतक है। ये आपका क्या है इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या रहेगा आपका त्वचीय है। और ये क्या है आपका रक्त है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अलग अलग जगह में आपको अलग अलग टिश्यू आपको देखने को मिल जाएंगे ऊतक, और सबके क्या होते हैं अलग अलग कार्य होते हैं। आई होप कि आपको इस डायग्राम से और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो क्या बोलते हैं आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, हमने दो फ्लो चार्ट से यहाँ पर कंप्लीटली क्या हुआ है देख लिया है। आप देख सकते हैं कि पादप में अलग होते हैं और आपका क्या रहते हैं आपका जंतु में भी अलग होते हैं। कुछ आपको समानता और क्या विभिन्नता तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पादप ऊतकों का अवलोकन करेंगे, ठीक है। किसका करेंगे, पादप ऊतकों का अवलोकन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप 4 करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या वाला देखेंगे, त्वचीय ऊतक देखेंगे, जिसे हम डर्मल टिश्यू कहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पौधे में त्वचीय ऊतक का अवलोकन करने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हमें रियो की पत्ती, सूक्ष्मदर्शी, कवर स्लिप, स्लाइड आदि की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, हमको रियोलिफ लेंगे। रियोलिफ लेने के बाद उसकी पतली सी झिल्ली निकालेंगे, उसको स्लाइड में रखेंगे, उसमें ग्लिसरीन डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें स्याही डालेंगे, फिर कवर स्लिप लगा के उसको क्या करेंगे, हम सूक्ष्मदर्शी पे क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। जब हम अवलोकन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आपने स्याही लाल स्याही डाली है, इसलिए यहाँ पर आपको लाल कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है आपका कोशिका है ना। ये क्या है आपका अलग अलग ये कोशिका है, कोशिका का समूह है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है हरा कलर का, उसको क्या करना है, जूम करके है ना और अच्छे से देखना है, फोकस करना है। तो अगर आप यही ग्रीन कलर को देखेंगे तो आपको क्या है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, बाह्य भित्ति क्या देखने को मिल रहा है, बाह्य भित्ति देखने को मिल रहा है। एपिडर्मल कोशिका है ना, एपिडर्मल कोशिका यही क्या है सबसे बाहरी भित्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसका काम क्या होता है आपका रक्षा करना होता है। क्लियर इतना, ठीक है। ये क्या है आपका एपिडर्मी है, कोशिकाएं हैं जो क्या करता है आपका काम करने का करेगा। देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, ये जो कवर है वो क्या है आपको एक ही तरह का देखने को मिल रहा है, और सभी का काम क्या है, बचाना। किसको बचाना, आपका ये जो स्टोमेटा है ना, उससे बचाने का काम करना रहता है, रक्षा प्रदान करना रहता है। आप यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट देख रहे हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आंतरिक भित्ति है, ये क्या है आपका छिद्र है, और इसी छिद्र से क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है उसका आदान प्रदान यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। ये क्या है रक्षी कोशिकाएं हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल है ना, क्या कहेंगे इसे, गार्ड सेल कहेंगे, ठीक है। 2 प्रकार का रहेगा, और ये क्या रहता है आपका छिद्र है। क्लियर इतना, तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर हम रियो का नीचे पिछला है ना, ये क्या है पत्ती की निचली सतह की झिल्ली की कोशिकाएं एवं रक्षी कोशिकाएं। तो अगर हम क्या करेंगे, पिछली सतह नीचे साइड को करके देखेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, ठीक। ये सारे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार के सटे हुए हैं, कोई से भी आपको क्या बोलते हैं स्पेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक। अगर आप यहाँ पर भी जूम करेंगे तो आपको वही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर इतना, तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ भी आ गया होगा, और ये पिक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
देखते हैं कि इनके बीच आंतरिक अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं होते, मतलब कि स्पेस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है सटा सटा हुआ है। ठीक है, आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा जिसके वजह से क्या होता है वो ग्रीन कलर का होता है। वहाँ पर रंध्रे देख मतलब कि स्टोमेटा ना, स्टोमेटा क्या करता है आपको वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को आदान प्रदान करने में काम करता है। उसको प्रोटेक्शन के लिए 2 गार्ड सेल्स आपको दिखाई दिए होंगे। वहाँ पर छिद्र है जो क्या होता है ओपन होता है, क्लोज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पास आपको बिल्कुल भी स्पेस देखने को नहीं मिलेंगे, वो काफ़ी एक दूसरे से क्या होते हैं सटे हुए होते हैं। प्रायः शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे को यह सूखने से बचाती है। ठीक है, और ये क्या रहेगी अगर हम क्या बोलते हैं ऐसे स्थान जहाँ पर क्या रहता है शुष्क रहता है मतलब कि सूखा रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं ये जो पौधे हैं वो जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला है वो क्या करता है सूखने से बचाता है। जलीय पौधे में मोम जैसे प्रतिरोधी सतह बनती है। अगर हम जलीय में देखेंगे तो उससे बचाने के लिए क्या रहता है पानी बहुत ज़्यादा अंदर ना जा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं प्रतिरोधी सतह वहाँ पर बनती है। ठीक है, मोम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतना? तो आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसमें भी कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे क्रियाकलाप देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा किसके बारे में जानने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे आपका मृद ऊतक पैरेन्काइमा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हमें केला चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, डिसेक्टिंग नीडल चाहिए, आयोडीन विलयन चाहिए, स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे केला ले लेंगे। केला को क्या करेंगे हम डिसेक्टिंग नीडल की हेल्प से क्या करेंगे उसका परत ले लेंगे। ठीक है, उसको स्लाइड में रख लेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे हम आयोडीन विलयन भी डालेंगे। आई होप कि आपको पता होगा कि आयोडीन विलयन क्या करता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि केला क्या है, आप केला में क्या रहेगा स्टार्च रहेगा। ठीक है, तो स्टार्च को हम क्या करते हैं जब आयोडीन सॉल्यूशन से मिलाएंगे तो क्या करेगा वो ब्लू ब्लैक है ना, तो ब्लू ब्लैक करेगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि वहाँ पर आपका क्या है स्टार्च प्रेजेंट है किसमें केला, इसलिए हम क्या करेंगे आयोडीन विलयन को भी मिला देंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे आपका पानी डालेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, कवर स्लिप करेंगे और फिर क्या करेंगे हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें क्या अवलोकन मिलता है। ठीक है, आप पाएंगे कि इन कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। अगर हम केला का देख रहे हैं और पैरेन्काइमा के क्या करें स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो कोशिका है उसमें जो क्या रहेगा केंद्रक रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से हमको दिखाई देगा। कोशिकाएं छोटी होती हैं। ठीक है, और जो कोशिका रहेगा वो क्या बड़ा बड़ा नहीं रहेगा बल्कि छोटा छोटा रहेगा और इनमें कोशिकाओं द्रव्य कम वह कणिकामय होता है। तो यहाँ पर जब हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है कम रहता है और बेसिकली क्या रहता है कणिकामय मतलब कि कण के समान रहेगा। कोशिका झिल्ली स्पष्ट व बारीक रेखा की तरह होती है। कोशिका झिल्ली जो रहेगी वो कैसे रहती है स्पष्ट रहेगी और बारीक क्या रहेगी रेखा की तरह आपको देखने को मिलेगी। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अंतर कोशिकाएं अवकाश पाया जाता है। ठीक है, तो हम तो ये ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर केला की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या देख रहे हैं पैरेन्काइमा देख रहे हैं। केंद्रक स्पष्ट, कोशिका झिल्ली बारीक दिखाई देगी, कोशिका द्रव्य क्या रहेंगे कम रहेंगे। ठीक है, अगर हम दो कोशिका को देखते हैं तो उनके बीच क्या रहेगा हमको अंत कोशिकाएं है ना अवकाश यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस हमको देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ देख रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरेन्काइमा का है। ठीक है, पर्टिकुलर बनाना का नहीं है, केला का नहीं है। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं कुछ इस प्रकार से काटते हैं, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं कुछ इस प्रकार से काटते हैं तो ऐसा हमको दिखाई देगा। देखिए दो कोशिका आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है उन दोनों के बीच हमको क्या मिल रहा है अवकाश देखने को मिल रहा है। ये आपका क्या है न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अगर हम ऐसे काटेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है न्यूक्लियस, वैक्यूल, रिक्तिका है ना, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखिए ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं कि कितना कम है। यहाँ पर बोला गया है कि कोशिका द्रव क्या रहेगा कम रहेगा, तो यहाँ पर कोशिका द्रव क्या है कम है। ठीक है, और आपका जो वैक्यूल है जो रिक्तिका है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर इतना? जब पैरेन्काइमा में पर्ण रहित ठीक है पर्ण रहित
क्लोरोफिल पाया जाता है तब इसे क्रोलोनकाइमा कहा जाता है। जलीय पौधे में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य में बड़ी गुहिकाएं होती है, इसे एरेनकाइमा कहा जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हमने पैरेनकाइमा की बात की, अगर उसमें क्या रहा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसे हम क्रोलोनकाइमा कहेंगे। और अगर हम यही चीज़ अगर पैरेनकाइमा अगर जलीय पौधे में पाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, बड़े बड़े गुहाएं रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या रहता है, उसमें बहुत सारे हवा बहरे रहते हैं, जिसके वजह से क्या रहता है, आपका जो पौधा है वो क्या रहेगा, सतह पे तैरता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है कि क्लोरोनकाइमा क्या है और एरेनकाइमा क्या है। एरेनकाइमा जिसमें हवा भरा रहता है, ठीक है, क्लोरोनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, पैरेनकाइमा ऐसा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो वो क्लोरोनकाइमा कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें है दृढ़ उत्तक, जिसे हम कहते हैं स्केलेनकाइमा। ठीक है, तो स्केलेनकाइमा को जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। उसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री। तो देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हमें नर्म व पके हुए अमरूद, नाशपाती, आयोडीन विलयन, स्लाइड, कवर स्लिप और सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अमरूद और नाशपाती जो कि पके हुए हों उसको हम लेंगे, साथ में आयोडीन सॉल्यूशन भी लेंगे। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने आयोडीन सॉल्यूशन क्यों लिया है। स्लाइड में रखना है, उसमें हम क्या डालेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको कवर स्लिप से ढक देंगे और फिर क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करेंगे, उसे अवलोकन करेंगे। जब हम अवलोकन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रांसफर सेक्शन, आड़ी काट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, आपका काड़ी काट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको छोटा छोटा पीस देखने को मिल जा रहा है जो पेयर में है। ठीक है, आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो लिग्निफाइड थिक वॉल है ना, तो यहाँ पर सब जब वॉल देखेंगे, उसका भित्ति देखेंगे, कोशिका भित्ति, तो वहाँ पर सब क्या से बना रहेगा, लिग्निन से बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नैरो ल्यूम्यून आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नैरो यानी कि पतला सा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। स्केलेनकाइमा ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। जो आखिर पे स्केलेनकाइमा का काम क्या रहता है, वो पौधे को कठोर और क्या बनाता है, आपका मजबूत बनाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी, पतली और मृत होती है। ठीक है, अगर हम इसकी कोशिकाएं की बात करते हैं तो ये क्या रहेगी, लंबी रहती है। ठीक है, और कैसी रहेगी, आपकी पतली रहेगी और मृत रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सब देख सकते हैं, ये क्या है, आपकी पतली है और क्या है, आपकी मृत है। ठीक है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमने देखा था ना, लिग्निफाइड थिक वॉल, क्योंकि वो लिग्निन के जमाव की वजह से होती है, इसलिए मोटी हो जाती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट की तरह कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। अगर फिर क्वेश्चन आता है कि लिग्निन क्या है, जैसे कि आप दीवार को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सीमेंट लगाते हैं, वैसे ही वो क्या करता है, उसको कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या करता है, सीमेंट का कार्य करता है। कौन करता है, लिग्निन करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति में इसके जमाव के कारण कोशिकाओं के मध्य आंतरिक स्थान नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या होगा, एकदम ज़्यादा जमाव हो जाता है, जमाव इतना ज़्यादा हो जाता है जिसके बीच कोशिकाओं के मध्य जो आंतरिक स्थान रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, वो वहाँ पर नहीं होता है। एग्जाम्पल है नारियल के रेशे, संतरों के बीजों का आवरण, सूखी तरोई के रेशे आदि भी स्केलेनकाइमा ऊतक के उदाहरण हैं। तो क्या क्या है, आपके संतरे के बीज हो गया, नारियल के रेशे आदि, ये क्या है, आपके स्केलेनकाइमा के ऊतक के क्या है, उदाहरण है। तो आई होप कि आपको पैरेनकाइमा भी समझ में आ गया होगा और आपको स्केलेनकाइमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट उसमें ज़्यादा आपको नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, पौधों का ऊतक के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब हम क्या करेंगे, जंतु को क्या करेंगे, जो उनका जो ऊतक है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप, और सबसे पहले हम किसका देखेंगे, त्वचा ऊतक, डर्मल टिश्यू, जिसमें हमने पहले ही देखा था उसका काम क्या होता है, रक्षा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर त्वचा ऊतक अंगों के भीतर और बाहरी और पाया जाने वाला एक सुरक्षात्मक कवच है। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं कि आपका जो त्वचा ऊतक है वो अंगों के भीतर हो या बाहरी हो, ऐसा है जो क्या करता है, सुरक्षात्मक कवर है। ठीक है, कवच है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपका जो चमड़ी है या फिर आपका जो बाल का रूसी है, अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कि वो क्या है, आखिर त्वचा है तो क्या करने का मान है आपका, सुरक्षात्मक। आपको करना है कि आप रूसी ले सकते हैं, है ना, बाहर, और उसको क्या कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं।
आपने देखा होगा कि इस ऊतक की कोशिकाएं पतली केंद्रक युक्त व अपेक्षाकृत सटी होती है। अगर हम इसका अच्छे से अवलोकन करेंगे तो जो कोशिकाएं रहेंगी वो क्या रहेगी, पतली रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, पतली रहेगी, केंद्रक युक्त रहेगी, अपेक्षाकृत क्या रहेगी, सटी हुई रहेगी। क्या रहेगी, सटी हुई रहेगी। कोशिकाओं के बीच स्थान नहीं होता, क्यों है, क्योंकि सटी हुई है तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ भी उसमें आपका स्थान होगा ही नहीं। सुरक्षा के साथ साथ यह संवहन, श्रवण व मरम्मत आदि कार्य भी करती है। क्या क्या करेगी, आपका संवहन, एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगी, श्रवण का काम करेगी, और जो भी आपका क्या हो गया है, खराब हो गया, उसे मरम्मत का भी काम करता है। कौन, डर्मल टिश्यू, इसलिए उसे सुरक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कोई भी आपको डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 8 देखते हैं, उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेशीय ऊतक है ना, मस्कुलर टिश्यू, जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे मूवमेंट में, गति करने में काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर हम क्या करेंगे, परमानेंट स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अभी भी जितने भी हमने पढ़े थे, हमने क्या किया था, हमने टेम्प्ररी स्लाइड लिया था, है ना, मतलब कि टेम्प्ररी स्लाइड बनाया था आपने। रियो का लीफ लिया है आपने, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केले लिए हैं, तो ये सारे क्या आपने खुद बनाए हैं। तो जब आप खुद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्प्ररी स्लाइड कहते हैं। लेकिन क्या होता है, बाजार में आपको, मार्केट में परमानेंट स्लाइड मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, मस्कुलर टिश्यूज को, पेशी ऊतक को दिया रहेगा, आपके लैब में होगा, उसे आपको क्या करना है, अवलोकन करना है। ठीक है, जब आप अवलोकन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पेशीय ऊतक की सहायता से हम कौन कौन से कार्य संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि पेशीय ऊतक की सहायता से कौन कौन सा कार्य करते हैं, तो हम उसे पेशीय ऊतक में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो हमारी गति में काम आता है। ठीक है, अगर हमारा मसल्स नहीं है तो हम गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो हमारे गति में काम आता है। जंतुओं के शरीर में होने वाली गतियों पेशी ऊतक के कारण ही होती है। जो भी गति होती है वो किसकी वजह से होती है, आपका पेशी ऊतक की वजह से होती है। चाहे यह गति बाहरी अंगों, हाथों, पैरों, गर्दन आदि की हो, या आंतरिक अंगों, आंत, फेफड़े, हृदय आदि की। ठीक है, ये क्या है आपका, चाहे वो बाहर हो, है ना, हाथ पैर हो, जिसे हमने क्या किया था, आपका रेखांकित पेशिया कहला था। ठीक है, फिर आता है आपका अरेखित पेशिया, जो क्या करता है, आपका जो श्वसन है, हृदय है ना, आंत है, वो अपना मूवमेंट कर रहता है, उसमें रहता है, तो वो दोनों क्या करते हैं, गति में ही काम करता है। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं, स्मूथ मसल सेल्स कुछ इस टाइप से आपको परमानेंट स्लाइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पतला है और आपको क्या देखने को मिल जाएगा, केंद्रक इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी को क्या करते हैं, आगे देखते हैं। क्या देखेंगे हम, ऊतकों के कार्य। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ऊतकों के कार्य देखेंगे, फंक्शन ऑफ टिश्यूज की, आखिर टिश्यूज कैसे आपका काम में आता है। ठीक है, अभी तक हमने यह समझने का प्रयास किया कि ऊतक कोशिकाओं के समूह व उनके बाहर पाए जाने वाले वातावरण का सम्मिलित रूप है। तो जितने भी हमने पढ़े, ठीक है, चाहे वो जंतु ऊतक हो या फिर आपका पादप ऊतक हो, हमने क्या सिर्फ पढ़ा है इसमें कि ये जो ऊतक है वो क्या करते हैं, समूह है ना, कोशिकाओं के समूह है, वह उनके बाहर पाए जाने वाले, मतलब कि समूह तो है और उनके बाहर पाए जाने वाले जितना भी वातावरण है वो सब उसमें आता है। ठीक है, इन दोनों की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप ही एक प्रकार के ऊतक एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, और इन्हीं के वजह से क्या होता है, जो एक प्रकार के जो ऊतक है वो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक कार्य को संपन्न कर पाते हैं। ठीक है, उनके वातावरण और क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह की वजह से। इतना ही हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्या आप जानते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऊतक एक प्रकार के द्रव्य से घिरे रहते हैं। ठीक है, जो ऊतक है वो क्या रहता है, एक द्रव्य से घिरा हुआ रहता है। यही द्रव्य ऊतक के चारों ओर का वातावरण होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, मान के चलिए ऊतक है, तो ऊतक की ओर क्या रहेगा, द्रव्य से घिरा रहता है, और यही क्या रहेगा, वातावरण, यही ऊतक के चारों ओर का वातावरण होता है। इन द्रव के संगठन और आयतन में परिवर्तन ऊतक के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। और ये जो द्रव है,
जो संगठन है, किस टाइप का उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम में जो परिवर्तन होते जा रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इनके हिसाब से क्या होता है, जो क्रियाकलाप होता है, ऊतकों का जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहेगा। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वैसे ही उसका जो कार्य है वो क्या होगा, कम ज़्यादा होता रहता है। इसके लिए विभिन्न लवणों की निश्चित मात्रा अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जब हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लवण रहते हैं ना, मिनरल्स रहते हैं, सॉल्ट्स रहते हैं, जिसको क्या रहता है, निश्चित मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत आवश्यक होते हैं सभी ऊतकों, चाहे वे जंतुओं में हो या पौधों में, को इस द्रव के उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। और क्या होती है, ये जो द्रव्य है, चाहे वो जंतु का हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका पौधे का हो, उसमें एक अत्यंत निश्चित मात्रा में वो ज़रूरी होता ही है। ऊतकों के बीच का द्रव्य इनके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसका क्या रहता है, जो भी कार्य वो करता है उसको संपादित करने के लिए वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक क्या करता है, कार्य भूमिका निभाता है। किसी भी एक अंग में कम से कम 2 ऊतक होते हैं जो विशेष व्यवस्था में संगठित होते हैं। अगर हम एक अंग की बात करते हैं, चाहे लीवर ले लो, हृदय ले लो, ठीक है, अमाशय ले लो, जो भी आप लोगे, तो उसमें क्या रहते हैं, 2 ऊतक होते हैं, कम से कम 2 ऊतक होंगे और विशेष अवस्था में संगठित होते हैं, जो क्या करते हैं, मिलकर एक या एक अधिक कार्यों को करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एक से अधिक कार्यों को करेंगे। क्लियर इतना? आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको द्रव्य के बारे में बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, दोनों में होना ज़रूरी है एक निश्चित मात्रा में, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कोई सा भी आप अंग ले लो, दोनों में क्या होना चाहिए, आपका एक से अधिक आपको ऊतक मिल जाएंगे, दोनों का संगठित होता है वो ऐसा होता है कि वो एक से अधिक कार्य आपको करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो शरीर में भरड़ पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। और अगर हम दूसरी की बात करें तो ऐसे ऊतक भी होते हैं जो भरड़ पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। जैसे ये रेशे युक्त ऊतक है, जैसे जंतु में पेशियां और पौधे की संवाहन ऊतकों में पाए जाने वाले रेशे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा आपको, ये जो रेशे होते हैं वो क्या रहेंगे, आपके रेशे युक्त जो ऊतक है, ठीक है। जो रेशे युक्त है जिसको हम फाइबर ऊतक भी कहते हैं, ये क्या रहेंगे, जंतु में पेशियां, पेशियां मतलब क्या हो जाए, जो गति में हमारा हेल्प करेगा, मस्कुलर टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, पौधों की संवाहन ऊतक है ना, मतलब कि जाइलम कॉलम, ये में हेल्प करते हैं। ये दोनों ही सहारा व लचीलापन प्रदान करने के साथ साथ एक भाग दो दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सहारा भी देते हैं, लचीलापन भी प्रदान करते हैं, साथ साथ एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ने का भी कार्य करते हैं। इनमें अतिशीघ्र वृद्धि करने की क्षमता भी होती है, जिससे वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया सरल होती है, ठीक है। और इनमें क्या रहता है, बहुत ही जल्दी वृद्धि भी ये करते हैं, और इनमें क्या रहता है, क्षमता भी होती है कि वो क्या करे, क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी वृद्धि भी करे, और क्या करते हैं, मरम्मत की जो प्रक्रिया वो और ज़्यादा क्या हो जाए, सरल हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं क्या आप जानते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम, क्या आप जानते हैं। देखिए यहाँ बस क्या होता है, हमने जितने भी पढ़े हैं वो क्या होता है, हमने सिर्फ एक कोशिका के बारे में पढ़ा है, ठीक है। एक कोशिका से क्या होता है, आपका बहु कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। बहु कोशिकाएं कैसे बनती है, देखिए सबसे पहले क्या रहता है, आपका कोशिका है ना, क्या रहता है, आपका कोशिका रहता है। फिर कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है। ऊतक के बाद क्या बनता है, आपका अंग बनता है। अंग के बाद क्या बनता है, आपका अंग तंत्र बनता है, ठीक है। और यहीं से आपका क्या होता है, बॉडी बनता है। तो आप देख सकते हैं जो कोशिका है, ऊतक है, अंग है, फिर अंग तंत्र बन रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे जैविक जो भी प्रक्रियाएं होते हैं वो संपादित करने में कार्य करते हैं। और ये क्या रहेंगे, जो अंग तंत्र आपका रहते हैं वो क्या रहते हैं, सब आपका श्रम विभाजन रहते हैं। श्रम विभाजन रहते हैं मतलब कि वो क्या करेंगे, अपना अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि आँख है, आँख का काम क्या होता है, आपका देखने का काम होता है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, हाथ है, हाथ का काम क्या करता है, हिलने डुलने का काम करता है। पैर का काम क्या है, आपका चलने का काम करता है। तो आप सब देख सकते हैं कि सब
जो अलग अलग अंग है सबका क्या रहता है, अलग अलग कार्य रहता है, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, श्रम विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्या ले सकते हैं, ये पौधे और आपका जंतु दोनों में आपको समान रूप से देखने को मिल जाएगा। जैसे वहाँ पर क्या रहेगा, अस्थि है ना, जंतु में अस्थि आप ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं अगर आप ले पौधों में तो जाइलम। ठीक है, दोनों का काम क्या है, सहारा देने का काम है। ठीक है, और क्या करते हैं, संवहन में भी वो क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। क्लियर इतना, तो दोनों आप देख सकते हैं। अगर और आप एग्जाम्पल देखना चाहे तो आँख देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं आप रंध्र, स्टोमेटा जो कि रहेगा पौधे में। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों प्रकाश संश्लेषण से ही क्या रहते हैं, स्थापित रहते हैं, है ना। जो स्टोमेटा है वो क्या जो उसमें क्लोरोफिल रहता है वो प्रकाश संश्लेषण लेके क्या करता है, आपका खाना बनाने में काम करता है। जो आँख है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही हमको क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है ना। और हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी क्या रहते हैं, ऊतक रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, विभाजित होते हैं बहुत जल्दी से, और क्या करते हैं, शीघ्र ही क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम क्या देखते हैं, क्या आप जानते हैं, देखते हैं। जंतुओं में एक सीमा तक वृद्धि होने के बाद सामान्य कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है। अगर हम जंतुओं की ही बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जंतुओं की ही बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या रहता है, एक समय तक ये वृद्धि होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो अभी भी विभाजित होने की क्षमता रखती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं, अब जो बहुत सारी कोशिकाएं से बनी है, तो कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके रुक जाती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो भी क्या कर सकती है, विभाजित हो सकती है, उसमें वो क्षमताएं अभी भी होती है। इन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे जो बाद में विभाजित हो सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। जब भी किसी अंग की कोशिकाएं मरकर झड़ जाती है, ठीक है, वो रहा कोई भी अंग है ना, अंग जैसे लीवर, हृदय ले रहे हैं हम, तो वो क्या हो रहा है, उसकी कोशिकाएं क्या हो जा रही है, मर जा रही है, झड़ जा रही है। तो ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर देती हैं। तो ये जो स्टेम है कोशिकाएं हैं वो क्या होगी, डिवाइड होगी, और जो मर गई है उसकी क्या करेगी, उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है, जब स्टेम कोशिकाओं का विभाजन होता है तो दो में से एक कोशिका तो विभेदित होकर उस ऊतक की कोशिका का रूप ले लेती है, मगर दूसरी कोशिका स्टेम कोशिका के रूप में बनी रहती है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेम कोशिका है जो क्या करती है, समय समय पर विभाजित होती है। उसका काम क्या रहता है, अगर कोई भी अंग की कोशिकाएं मर जाती हैं तो वो क्या करेंगी, अपना डिवाइड होंगी। एक क्या हो जाएगा, जो भी कोशिकाएं मरी हुई है उसका जगह ले लेगी, और जो दूसरा है वो स्टेम के रूप में ही वहाँ पर रहेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिकों ने ऐसी स्टेम कोशिकाओं खोजने में सफलता प्राप्त की है जो सिर्फ संबंधित अंग ही नहीं बल्कि अन्य अंगों की कोशिकाओं को भी बना सकती है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर लीवर, मान के चलिए आपका लीवर अंग है, अब अगर उसमें क्या है, यहाँ पर कोशिकाएं क्या हो गई है, सड़ गई, और यहाँ पर क्या हो गई, गिर गई, यहाँ पर क्या हो गया, बच गया, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर स्टेम सेल रहेगा जो क्या करेगा, यहाँ पर कटेगा, फिर एक वहीं पर बने रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, लीवर जो हमारा हुआ था वो उसको भर देगा, क्षतिपूर्ति कर देगा। ठीक है, तो ये जो लीवर स्टेम सेल है वो लीवर को ही करेगा, लेकिन वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ऐसे स्टेम सेल की खोज कर रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, हृदय में क्या रहे, अगर बाय चांस स्टेम सेल नहीं है तो क्या करें, हम ये जो स्टेम सेल को है यहाँ पर रखें, और इसमें जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको वो क्या कर सके, पूर्ण कर सके। ठीक है, तो उसकी वो क्या कर रहे हैं, खोज जारी रखे हैं। ठीक है, इनकी मदद से क्षतिग्रस्त अंग बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उसी के हेल्प से स्टेम सेल के हेल्प से क्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त अंग को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अस्थि मज्जा वह नवजात शिशु की गर्भनाल है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अस्थि हो गया, मज्जा हो गया, या फिर जो नवजात शिशु होते हैं अव्वल में भी स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है, तो उन दोनों के बीच में भी क्या रहती है, उनमें स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है। स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, और यही क्या है, आपका जो स्टेम सेल है को अब बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको लैब में बहुत ही ज़्यादा क्या रखता है, सुरक्षित करके रखा जाता है। तो आई होप कि आपको स्टेम सेल क्या है और उसका कार्य क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, ऊतकों की संरचना व कार्य में संबंध। ठीक है, कि वो कैसे संरचना है और कैसा कार्य उसमें करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, सबसे शुरू क्या था, एक कोशिका है, उसी से हमें पता चला कि जो कोशिकाएं हैं वो रचनात्मक और क्रियात्मक हैं। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे क्या हुआ, बहुकोशिकाएं की ओर चले। जैसे बहुकोशिकाएं को ढूंढने के लिए हमको 580 मिलियन ईयर लग गया। ठीक है, इतने सारे आपको लग गए। फॉर
एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई भी जो जलीय पौधा है उसको अगर स्थलीय पौधा में क्या हुआ, जाने लगे, कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। जो जलीय पौधा है वो कहाँ जा रहा है, आपका स्थलीय पौधा जा रहा है, ठीक है। तो वो जब चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, अगर वो स्थलीय में जा रहा है तो उसको प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक उसको तकलीफ भी हो सकती है कि क्या बोलते हैं, वो पानी में रहता था तो सूखने की उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब वो ज़मीन में जा रहा है तो उसको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उसका जड़ अच्छे से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं स्थलीय पौधे से आपका क्या बोलते हैं, सॉरी, जलीय पौधे से स्थलीय पौधा में आने के लिए, तो उसका क्या कर सकते हो, जो आंतरिक स्ट्रक्चर है ना, चाहे तना हो, जड़ हो, पत्ती हो, और जो स्थलीय का है उसका क्या करें, तना क्या बोलते हैं, तना वगैरह देखें, उसका आंतरिक संरचना आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितने ज़्यादा आपके डिफरेंस आए हैं, कि कैसे वो क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर वही चीज़ अगर हम देखें और तो जड़ें शाखित हुई जिससे वे अधिक से अधिक पानी का अवशोषण कर पाई, ठीक है। तो क्या हो गई, जड़ था, अब जलीय का जड़ देखेंगे तो उतना ज़्यादा क्या रहता है, शाखित नहीं रहता, लेकिन वो जैसे ही स्थलीय में आया तो क्या हो गया, अधिक से अधिक शाखित हो गया, ताकि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अवशोषित कर सके। साथ ही नलिका रूपी संरचनाएं भी विकसित हुई जिस कारण अवशोषित पानी व खनिज लवण पौधे में अन्य भागों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, शाखाएं तो हुई, नलिका रूपी मतलब कि क्या है, आपका जालम कॉलम भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एडवांस हुआ, जिससे आपका जो पानी है वो भी इधर से उधर जा पाए, और आपका जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, वो भी इधर से उधर जा पाए, ठीक है। इस नली रूपी संरचना को आप क्रियाकलाप 1 के चित्रों में भी देख सकते हैं, ठीक है, जो हमने देखा था जालम कॉलम, जो आप क्रियाकलाप 1 में ही हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप, ये तो पौधों की बात हुई कि वो क्या हो रहे हैं, जल से क्या जा रहे हैं, स्थानीय में जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम क्या करें, जंतु की बात करते हैं, तो जंतु जब क्या करता है, आपका स्थलीय में जाएगा तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है। जैसे कि उसको क्या रहेगा, वहाँ पर पानी क्या रहता है, आपका जल से मिलता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पास आएगा तो वो वातावरण में आएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए रहेगा, ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, फेफड़ा। लेकिन क्या रहेगा, वो क्या होता है, बहुत जल्दी सूखने लग जाता है, जल में वो सूखता नहीं था, लेकिन यहाँ पास वो नमी युक्त नहीं था, तो नमी युक्त होने के लिए उसे वलयत की ज़रूरत थी, तो फेफड़ा क्या हुआ, और एडवांस होता गया, ठीक है। उसमें क्या हो गया, कुपिकाएँ आने लगी, जिससे एरिया, सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, आपका हवा का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो, और क्या हो जाए, जो फेफड़े हैं वो क्या हो गया, नमी युक्त होने लगे, जाकि वो क्या हो जाए, सूखे नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जब वो चेंजेस भी होते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर भी चेंज होने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो चैप्टर है ना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर टिश्यूज, यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। और आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए एक क्विक रिकैप के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऊतक कोशिकाओं के समूह व उनके बाहरी वातावरण का सम्मिलित रूप होते हैं जो एक या एक से अधिक कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, समूह का कोशिकाओं का समूह है, साथ में क्या है, जो वातावरण द्रव्य है वो भी उसमें सम्मिलित होता है, जो एक या एक से अधिक कार्य करता है उसे हम ऊतक कहते हैं। सेकंड, एक ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। एक ऊतक में अगर हम टिश्यू की बात करें तो उसमें एक से अधिक क्या बोलते हैं, कोशिकाएं पाई जा सकती है। जैसे हमने पौधे में देखा था, कंपेनियन सेल देखा था, सीव ट्यूब्स देखा था, वो क्या है, एक से अधिक आपका क्या है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम जटिल कोशिकाएं में रखते हैं, ऊतक में रखते हैं। फिर विभाजन व विभेदीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप समान कोशिकाओं के समूह अलग अलग प्रकार के ऊतकों में विभेदित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया के वजह से ही जो कोशिकाएं हैं, समान कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, कोशिकाओं के समूह क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, आपके ऊतकों में विभेदित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग प्रकार के ऊतकों में कार्य के बंटवारे की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है। अलग अलग ऊतक होते हैं, अलग अलग उनका काम होता है, और अलग अलग काम करने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। फिर आता है, अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने जंतु व पादप ऊतकों में समानता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया। कि समय कितने सारे हमने थ्योरीज पढ़े, कि कितने सारे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, पौधों के बारे में पढ़ा, आपके जंतुओं के पौधे क्या बोलते हैं ऊतकों के बारे में पढ़ा, उनकी समानताएं भी देखने की कोशिश की और उनकी असमानताएं भी देखने की कोशिश की, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका,
विभाजन करने की क्षमता के आधार पर पौधे के ऊतकों को दो समूह में रखा गया है, प्रविभाजित ऊतक एवं स्थायी ऊतक। अगर हम विभाजन की बात करते हैं तो दो ठोक समूह में रख दिया, प्रविभाजित जो विभाजित होते रहेंगे, स्थायी जो होते हैं नहीं होते हैं उसमें हमने रख दिया। परंतु स्थायी ऊतक जैसे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में भी विभाजन करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके अंदर हमने स्कैलन, पैरेन और कोलेनकाइमा देखा था, जिसमें स्कैलेनकाइमा और पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिसमें विभाजित वो हो सकते हैं। ठीक है। जंतुओं के ऊतकों को उनके आकार एवं कार्य के आधार पर 4 समूह में रखा गया है। ठीक है, उनके अगर आकार को देखेंगे और उनके कार्य को देखेंगे जंतुओं के, तो हम उसको 4 में बांटे हैं। क्या क्या? त्वचीय ऊतक जो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। ठीक है। संयोजिक ऊतक जो हमको जोड़ने का काम करता है दो ऊतकों को। पेशीय ऊतक जो गति करने में काम करता है। तंत्रिका ऊतक जो हमारी संवेदना को एक से दूसरी तरफ भेजने में काम करता है। ठीक है। ऊतकों की संरचना व कार्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ऊतकों के जो संरचना है वो कार्य एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हमने सीखा भी हो गया है कंप्लीट, और हम पढ़ेंगे क्या? अभ्यास के प्रश्न। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आपका सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि पादप ऊतकों का संवहन के आधार पर किया गया समूहीकरण है। ठीक है। पादप ऊतकों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें देखना है संवहन, है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन वो किसके उसमें हुआ है? जाइलम एवं पैरेन्काइमा नहीं, फॉलम एवं त्वचीय ऊतक नहीं, जाइलम एवं फॉलम राइट। ठीक है। हमने जितने बार भी पढ़ा हमने देखा है कि जाइलम एंड फॉलम में उसका संवहन के लिए हमने 2 भागों में बांटा है। ठीक है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बात जाइलम एंड फॉलम। फिर आता है क्या? ऊतक है। आखिर में ऊतक की डेफिनेशन क्या है? कोशिकाओं का समूह, एक सही है। कोशिकाओं के एवं कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका एवं उसके आसपास का द्रव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमने देखा है कि कोशिकाओं का समूह भी होता है और उसका जो आसपास का द्रव्य है वातावरण में वो भी आपका ऊतक के अंदर आता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स कोशिकाएं एवं उसके आसपास का द्रव्य। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, देखते हैं लिग्निन का जमाव किन ऊतकों में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका लिग्निन है वो किसके जमाव में होता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरोकाइमा या फिर स्कैलेनकाइमा। ठीक है। तो हमने जितना क्या किया था, हमने देखा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? आपका स्कैलेनकाइमा। ठीक है। तो यहाँ पर किस में होता है? आपका स्कैलेनकाइमा लिग्निन से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कैलेनकाइमा। क्लियर इतना? तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो पहला क्या है? ब्लैंक ऊतक पौधों में पानी और खनिज लवणों का संवहन करता है। तो हमने 2 देखा था, जाइलम एंड फॉलम। तो कौन सा होगा? जाइलम। ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जाइलम। ठीक है। ऊतक ऐसे होते हैं जो पौधों में पानी और खनिज लवणों का संवहन करता है। क्लियर? सेकंड, ऊतक मुंह की भीतरी सतह में पाया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका भीतरी सतह है ना, जो मुंह का भीतरी सतह, उसमें क्या पाया जाता है? कौन सा? तो इसमें पाया जाता है उपकला। ठीक है। उपकला ऊतक है जो पाया जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों को गति व सहारा देने का कार्य ब्लैंक व ब्लैंक ऊतक करते हैं। 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। सबसे पहले आपका पेशीय। ठीक है। आपका क्या होना चाहिए? पेशीय ऊतक होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? संयोजी ऊतक होना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। तो यहीं पर हम ये क्लास करते हैं एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।